नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करते हैं। आज से अनलॉक हुए हैं सिनेमा हॉल। देश में आज से सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन का यहां पालन करना होगा। मल्टीप्लेक्स, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क भी खुलेंगे। मध्य प्रदेश में भी आज से सिनेमा हॉल खुल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अभी संशय की स्थिति है कि सिनेमा हॉल्स खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में आज से सिनेमा हॉल्स को मंजूरी दे दी गई है। अनलॉक 5 के तहत 15 अक्टूबर से यानी कि आज की तारीख से सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और मनोरंजन पार्क खुलने की अनुमति एमएचए ने दी है। एमएचए की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। तो कोरोना के बीच करीब 7 महीने बाद आज मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, जिसकी तैयारियां शुरू हो गई है। सैनिटाइजेशन और साफ सफाई का काम किया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी की घोषणा पहले ही कर दी है, जिसका पालन सभी सिने हॉल मालिकों को करना होगा। जिसके मुताबिक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में आज से 50% कैपेसिटी के साथ मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल शुरू किए जा सकेंगे, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी जरूरी होगी। 2 लोगों के बीच की सीट खाली रखनी होगी। इसके साथ साथ कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाली 1 मिनट की एक फिल्म दिखाया जाना या इस बारे में घोषणा करना भी अनिवार्य होगा। यही नहीं, शो के बाद पूरा हॉल सैनिटाइज होगा। बात करें सिंगल स्क्रीन की, तो टिकट बुकिंग के लिए ज्यादा खिड़कियां खोलनी जरूरी है। सभी जगह ऑनलाइन टिकट बुकिंग को बढ़ावा दिया जाएगा और पैक्ड खाना मिलेगा। शालिनी हाडिया हमारे सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ ही विनय वर्मा रायपुर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले ले चलते हैं शालिनी के पास। शालिनी, आज से मध्य प्रदेश में सिनेमा हॉल्स खुल रहे हैं, क्या तैयारियां इसे लेकर? बिल्कुल तृप्ति, देखिए धीरे धीरे अब चीजें जो है वो अनलॉक हो रही है और जिस तरह से केंद्र सरकार की गाइडलाइन थी उसके अनुरूप अब इंदौर शहर में भी करीब 6.5 महीने के बाद अब सिनेमा घर जो है उसमें रौनक लौटने वाली है। खासतौर पर देखिए इंदौर शहर के जो पूरे मल्टीप्लेक्स की बात की जाए या छोटे छोटे सिनेमा घर, वहां पर चुनी जगह है जहां पर इसको खोलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि सोशल डिस्टेंस को मेंटेन खासतौर पर करना होगा और इसके लिए जो व्यापक तैयारियां हैं वो भी कर दी गई है। मल्टीप्लेक्स की बात करूं मैं या सिंगल विंडो की जो सिनेमा घर है, वहां पर फिलहाल मौजूदा दौर में केवल 50% जो दर्शक है उसी क्षमता के साथ वो लोग आके एंटरटेन हो सकते हैं, लेकिन उसी के साथ सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी रहेगी सभी सिनेमा घर वालों की, और उसके लिए उन्होंने व्यापक जो तैयारियां हैं वो भी कर ली है। हालांकि क्योंकि इस समय जो स्थिति है उसमें नई पिक्चर जो है वो फिलहाल रिलीज नहीं होगी, ऐसे में जो दर्शक है वो अपनी चॉइस के अनुरूप ही ऑर्डर कर सकता है या ऑनलाइन डिमांड कर सकता है कि उसको किस तरह की पिक्चर देखनी है। इसके साथ जो पुरानी फिल्में हैं वो भी फिलहाल डिपेंड करेगा कि उन्हें क्या देखना है, उसके अनुरूप ही मौजूदा दौर में उनको सिनेमा दिखाई जाएगी। इसी के साथ आज से में भी शादी समारोह की जगह हो या स्विमिंग पूल हो, ये सब ओपन हो रहा है और इसके लिए भी कोविड-19 की गाइडलाइन है उसका पालन करना बेहद आवश्यक है और उसके अनुरूप ही जो पूरी तैयारियां हैं वो इंदौर शहर में हो चुकी है। हालांकि लंबे समय से हर कोई इंतजार कर रहा था कि कब सिनेमा घर खुलेंगे और धीरे धीरे अब बाकी की जो गतिविधियां हैं वो भी शुरू होने की जो आशंका है वो भी जता दी गई है। हालांकि देखिए इंदौर शहर पहले एक बड़ा हॉटस्पॉट शहर है बिल्कुल के लिहाज से, तो ऐसे में ये और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है कि अगर सिनेमा और अब लोगों को भी पूरी सावधानी के साथ ही सिनेमा हॉल से स्विमिंग पूल या मनोरंजन पार्क में जाना चाहिए। रायपुर ले चलते हैं। रायपुर में हमारे सहयोगी विनय वर्मा है। विनय, छत्तीसगढ़ में अभी भी संशय की स्थिति है, क्या कोई आदेश आ सकता है? देखिए, केंद्र सरकार ने जैसे ही अनलॉक 5 के दौरान घोषणा की थी कि स्कूल, कॉलेज, मनोरंजन पार्क और तमाम जो मल्टीप्लेक्स हैं वो खुल जाएं, तो राज्य सरकार फिलहाल अभी कोई स्थिति ऐसी नहीं देख पा रही है जिसके कारण से कोई आदेश जारी हुआ है। हालांकि जो सिनेमा घर हैं, बाकी जो पार्क हैं और बाकी जगह पे हैं,
ये सब अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सैनिटाइज पूरी तरह से कर दिया गया है। जो सीट के अरेंजमेंट है, एक सीट छोड़ करके दो लोगों के बीच में, वो जो उसको टेपिंग कर दी गई है। आने जाने की प्रक्रिया कैसे होगी, पूरा जो गाइडलाइन है वो बना दिया गया है। एक तरफ से आने की, दूसरी तरफ से निकलने की, तो उस दौरान किसी जांच होगी। जो टेम्परेचर मीटर वो खरीद लिए गए हैं। सैनिटाइजेशन के लिए पूरी तरह से प्रक्रिया कर ली गई है। जो खाना है वो किस तरह से पैक करके दिया जाएगा, वो पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से फिलहाल कोई आदेश नहीं जारी होने के कारण से रायपुर में जो संशय की स्थिति बनी हुई है। हालांकि इनकी तैयारियां पूरी हैं, लेकिन इनका कहना है कि जब तक राज्य सरकार कोई आदेश जारी नहीं करती तब तक हम नहीं कर पाएंगे। एक जो बैठक भी हुई है जो सिनेमा घर के मालिक हैं वो राज्य सरकार की तरफ के बीच में, लेकिन अभी फिलहाल कोई स्थिति नजर नहीं स्पष्ट हो पा रही है कि किस तरह से। हालांकि जो पिक्चर हॉल मालिक हैं वो भी इस बात को लेकर के हैं कि अभी कोई नई कोई जो फिल्म है वो नहीं आ रही है। चलिए अब देखना है कि क्या छत्तीसगढ़ की सरकार फैसला लेती है, इसे लेकर शुक्रिया आपका शालिनी। विनय, आप बने रहेंगे हमारे साथ में। एक और खबर पर आपसे अपडेट लेंगे। खबर है मरवाही से जुड़ी हुई, जहां आज से 18 दिनों के मरवाही दौरे पर मोहन मरकाम जाने वाले हैं। कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। मरवाही में 18 दिनों तक डेरा डालेंगे पीसीसी चीफ मोहन मरकाम। रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक, बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर गंभीर सिंह के नामांकन में शामिल होंगे। विनय वर्मा हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनय, मरवाही में 64 बिक चुकी है और इस एक सीट के लिए दोनों ही पार्टियां जोर आजमाइश कर रही है। इधर जोगी परिवार भी पूरी ताकत में लगा हुआ है। देखिए, मरवाही चुनाव के लिए तीनों ही पार्टियां दमखम दिखा रही हैं। जहां एक तरह से जो जोगी कांग्रेस है वो अभी अपना उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है, या जो कानूनी पेच है उसमें फंस जा रहा है मामला। लेकिन इधर कांग्रेस ने भी अपनी जो उम्मीदवार है वो एक डॉक्टर को उतार दिया है। इसके साथ साथ में जो बीजेपी है उधर से भी एक डॉक्टर को ही सामने रखा गया है, ताकि डॉक्टर जो लड़ाई है वो डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर रहे। और जिस तरह से लोगों के बीच में माना जाता है कि डॉक्टर्स एक नोबल जो काम करते हैं, इसके कारण से उनकी छवि काफी अच्छी बनी रहती है, तो उसका फायदा दोनों ही पार्टियां उठानी चाहती हैं। तो इधर आज से चुनाव प्रचार भी बड़ी तेजी से रहेगा। इधर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम वहां जा करके 18 दिन तक वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे, लोगों से मेलजोल करेंगे, पार्टी का जो संगठन है उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे, युवाओं में जो कार्यकर्ता है उनमें जान फूकेंगे। इसके साथ साथ में जो बीजेपी है यहाँ पर भी धर्मलाल कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह वो भी यहाँ पे जाएंगे। और आज जो कल रात को निकल चुके हैं मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, और आज तमाम जो चुनावी सभा है उसमें शामिल होंगे। और इसके साथ साथ में जो आज जाकर के वहां पर फॉर्म जमा करने की कोशिश करेंगे। ये सब तमाम जो प्रक्रिया है वो करेंगे। लेकिन दोनों ही रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है कि जो डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर की जो यहाँ पर संग्राम है, और किस तरह से कौन पार्टी जीती है ये अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो मामला है वो काफी रोचक दिख रहा है। शुक्रिया आपका विनय जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश की बात करें तो आज भिंड मुरैना दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहने वाले हैं। आज भिंड मुरैना में सीएम की सभाएं हैं। 10 बजे जौरा के कोट सिरथरा में सभा है। नवीन सिंह हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नवीन, मुख्यमंत्री लगातार दौरे पर और ग्वालियर चंबल पर ही नजर है दोनों ही पार्टियों। बिल्कुल, ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं। 28 सीटों पर मध्य प्रदेश में उपचुनाव है और 16 सीटें ग्वालियर चंबल पे है। और बीजेपी को उम्मीद है कि जिस तरीके से साल 2018 में महाराज वर्सेस शिवराज की जंग थी, कम से कम इस बार जब महाराज और शिवराज एक साथ वोट मांगेंगे तो ऐसा नहीं होगा। और कांग्रेस को, बीजेपी को उम्मीद है कि 16 की 16 सीटें वहां पे बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि उनके साथ अब ज्योतिराज सिंधिया वोट मांग रहे हैं। तो इसलिए बीजेपी ने अपना मुख्यालय भी ग्वालियर चंबल को ही बनाया हुआ है। बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज ग्वालियर में कैंप किए हुए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी दौरे लगातार वहां बने हुए हैं। आज मेहगांव, गोहद, बिजनी, जौरा 4 विधानसभाओं में उनके दौरे हैं। चारों विधानसभाओं में आज वो चुनाव प्रचार करेंगे, सभाएं हैं, सभा को संबोधित करेंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर चंबल की इन 4 विधानसभा सीटों पर तो चुनाव प्रचार करेंगे ही। इसके अलावा बीजेपी के जो दूसरे दिग्गज हैं, जो तमाम जो बड़े नेता हैं, वो बूथ सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे, कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे और बूथ मैनेजमेंट के टिप्स देंगे। प्रभात झा और विक्रम वर्मा, ये 2 बड़े बीजेपी के नेता हैं, संगठन के माहिर माने जाते हैं। ये दोनों आज बदनावर और बमोरी इन 2 विधानसभा सीटों पर रहेंगे। इसके अलावा नामांकन दाखिल, अनूपपुर में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन दाखिल करने बीडी शर्मा
खुद वहां प्रदेश अध्यक्ष पहुंचेंगे और उनके साथ नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिले में कांग्रेस की तरफ से आज प्रेमचंद गुड्डू सांवेर में नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन दाखिल करने के पहले एक सांवेर में ही एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ कई सारे कांग्रेस के भी नेता रहेंगे। तो इस तरीके से बीजेपी कांग्रेस की तैयारियां, चुनावी तैयारियां जो है तेजी से नजर आ रही है। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। इधर आकाश विजयवर्गीय पर एफआईआर हो रही है। विधायक आकाश विजयवर्गीय पर केस दर्ज हुआ है। आचार संहिता उल्लंघन को लेकर केस दर्ज हुआ। बीते दिनों नोट बांटते हुए एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आकाश विजयवर्गीय आरती की थाली में 500-500 रुपए के नोट डालते दिख रहे थे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी और अब शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। दीपक जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। दीपक, पिछले दिनों ये वीडियो सामने आया था जिसके बाद अब त्वरित कार्रवाई चुनाव आयोग की तरफ से। बिल्कुल, ये 2 दिन पहले वे वीडियो वायरल हुआ था। ये सांवेर विधानसभा के टेमरी गांव का वीडियो है जहां पर कि आकाश विजयवर्गीय प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और इसी दौरान वहां की जो महिलाएं हैं वो आकाश विजयवर्गीय की आरती उतारती और उस आरती में नोट डाले गए थे। और ये नोट डालने का वीडियो सामने आने के बाद सभी जगह पर ये वीडियो वायरल हुआ और जिस पर संज्ञान लेते हुए जब इस वीडियो की जांच की गई तो ये तथ्य पाया गया कि यहाँ पर प्रचार के दौरान जो वो महिलाओं की थाली में 50-50 रुपए के नोट डाले गए हैं और इसके आधार पर बाणगंगा थाने में ये आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। लगातार जो कि सांवेर विधानसभा काफी संवेदनशील विधानसभा है, जिसे व्यय संवेदनशील विधानसभा माना गया है चुनाव आयोग की तरफ से, और उसी के तहत लगातार यहाँ पर कार्रवाइयां की जा रही हैं। और आचार संहिता उल्लंघन की शिकायतों के आधार पर कभी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं तो कभी कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ। अभी तक 3 से 4 मामलों में अलग अलग धाराओं के तहत यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही नेताओं के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के मामले दर्ज हो चुके हैं। और ये वीडियो जो वायरल हुआ था जिसमें कि भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय जब प्रचार करने के लिए पहुंचे थे सांवेर के टेमरी गांव में, वहां का ये वीडियो था जिसके ऊपर चुनाव आयोग ने संज्ञान लेते हुए अब बाणगंगा थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। बात छत्तीसगढ़ की करें तो राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। राजभवन में पूर्णकालिक अधिकारी की पदस्थापना को लेकर पत्र लिखा। उन्होंने लिखा है कि राजभवन में राज्यपाल की सहमति से पदस्थापना हो, राज्यपाल द्वारा चयन कर पदस्थापना की जाए, सरकार राज्यपाल को विश्वास में लेकर पदस्थापना करे, राजभवन के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार न सौंपे जाए। ये पत्र राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा है। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर ये कहा है कि राजभवन में जो भी नियुक्ति हो पूर्णकालिक अधिकारी की पदस्थापना पर उन्होंने पत्र लिखा। कहा है कि राज्यपाल की सहमति से ही किसी भी अधिकारी की नियुक्ति या पदस्थापना राजभवन में हो और राज्यपाल द्वारा चयन करके ही पदस्थापना की जाए, सरकार राज्यपाल को विश्वास में लेकर पदस्थापना करे। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने ये पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को लिखा है। साथ ही ये भी कहा है कि राजभवन के अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार न सौंपे। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मैं भी शिवराज के जवाब में कांग्रेस ने मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम अभियान छेड़ दिया है। दरअसल ये पूरा बवाल कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भूखे नंगे परिवार से बता दिया। हालांकि दिनेश गुर्जर ने अपने बयान पर खेद भी जताया है, लेकिन बीजेपी इसे उपचुनाव में भुनाने में जुट गई है। कांग्रेस के इस पोस्टर को ध्यान से देखिए। इसमें उपचुनाव की लड़ाई को सत्ता हरण करने वाले साधु और मर्यादा पुरुषोत्तम की लड़ाई बताया गया है। पोस्टर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का फोटो लगाकर लिखा गया है, मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम। कांग्रेस का ये कैंपेन बीजेपी की मैं भी शिवराज मुहिम का जवाब माना जा रहा है। कमलनाथ अपनी चुनावी सभा में ये दावा भी कर रहे हैं कि उनके राजनीतिक जीवन में कोई दाग नहीं है।
साथ ही पूर्व की बीजेपी सरकार के घोटाले भी गिना रहे हैं। मेरे साथ कोई डंपर नहीं जुड़ा, कोई व्यापम नहीं जुड़ा, मेरे साथ कोई ई टेंडर का घोटाला नहीं जुड़ा, मेरे राजनीतिक जीवन में कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि मैं गरीब हूँ, तो हमारा तो ये कहना है कि मध्य प्रदेश का एक एक परिवार, किसान परिवार भी और बाकी परिवार भी, मुख्यमंत्री जी आप जैसा गरीब बना दो उनको। भगवान श्री राम का जो अनुसरण करते हैं, भगवान बजरंगबली के जो भक्त हैं, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आचरण एक मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा है और ये आचरण की ही लड़ाई है। दरअसल कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भूखे नंगे परिवार का बताया था, जिसके बाद बीजेपी ने मैं भी शिवराज कैंपेन की शुरुआत की, जिसमें ये टैगलाइन दी गई है कि अगर गरीब होना गुनाह है तो मैं भी शिवराज। बीजेपी ने इस कैंपेन के तहत उपचुनाव वाले विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बीजेपी चुनाव आयोग में शिकायत करने की बात कह रही है। इन चुनाव में जिस प्रकार कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो रहा है और उसके कारण हैरान परेशान कांग्रेस और उसके नेता इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहे हैं, इसकी हम निंदा कर रहे हैं और उसी के विरोध स्वरूप आज यहाँ धरना दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा देश की 85% जनसंख्या जो मोदी जी को पसंद करती है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद करती है, मुख्यमंत्री ने उनको कहा गया ऐसा बयान है कि अगर भूखा नंगा का 85% देश है, ये सारी की सारी कांग्रेस की देन है। भूखे नंगे गरीबों की सेवा करना यदि गुनाह है तो शिवराज सिंह गुनाहगार। राम जन्मभूमि का जो समर्थन नहीं किया लगातार 40-45 साल तक, वो क्या राम का नाम लेंगे? हालांकि कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर सीएम पर दिए अपने बयान पर खेद जता चुके हैं, जबकि सीएम शिवराज सिंह इसे कांग्रेस की घटिया मानसिकता बता रहे हैं। मैं इस बात के लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं कि भूलवश मुझसे ये निकल गया। जो भिंड मुरैना में एक आम चलन की बात है, वो भाषा का दो शब्द मुझसे निकले, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। पर मैंने ये शिवराज जी से कहा था कि माननीय शिवराज जी ये बताएं कि आपकी संपत्ति विधायक बनने से पहले कितनी थी, आज हजारों करोड़ की कैसे हो गई। कभी कहते हैं नारियल लेके घूमता है, कभी कहते हैं लेट जाता है, कभी संपत्ति गिनाते हैं। ये कांग्रेस की घटिया मानसिकता है। कुल मिलाकर उपचुनाव को लेकर नेताओं में जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसके शोर में मुद्दे गायब हो गए हैं। जनता ये सब देख रही है और समझ भी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। जशपुर, सरगुजा और बलरामपुर से लेकर दुर्ग, भिलाई और राजधानी रायपुर तक प्रदेश में अपराध का ग्राफ अचानक बढ़ा है। पिछले कुछ दिनों में लगातार रेप, गैंगरेप, चाकूबाजी, गोलीबारी, मर्डर और ड्रग्स का कारोबार बढ़ा है। इन सभी वजहों से प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल ने पहले राजभवन में बैठक बुलाई, लेकिन गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू खुद को क्वारंटाइन बताते हुए वहां नहीं गए, जिसकी वजह से राजभवन की ये बैठक स्थगित हो गई। फिर अचानक सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बैठक बुलाई, जिसमें गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू शामिल हो गए। इससे पहले IG, SSP, CSP, ASP और थानेदारों की भी एक बैठक हुई है। सिलसिलेवार हो रही वारदातों के साथ साथ प्रदेश में ड्रग्स कारोबार के खुलासों के बीच बुधवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई, लेकिन प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू खुद को क्वारंटीन बताते हुए वहां नहीं गए। इसकी वजह से राजभवन की ये बैठक स्थगित हो गई। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए गृह मंत्री और DGP समेत गृह विभाग के तमाम अफसरों की मीटिंग बुलाई। बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने वाड्रफनगर के SDOP ध्रुवेश जायसवाल और रघुनाथ नगर थाना प्रभारी जॉन प्रदीप लकड़ा को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अफसरों को दो टूक कह दिया कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खास बात ये रही कि राजभवन की बैठक में न जाने वाले गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू इस बैठक में शामिल हुए। पुलिस अधीक्षकों को ये स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि इसको तोड़ें और इसको सख्त कार्रवाई करें, तो लगातार पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। मुझे लगता है कि ये केवल कयास है। कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के
आदरणीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं संजीदे हैं। लगातार समीक्षा बैठक हो रही है और जहां तक सवाल है महामहिम जी का, वो अगर जानना चाहती हैं तो जो जिस प्रकार से उस प्रकार से वो जानकारी ले सकती हैं। सरकार ने इस विषय में हाथ उठा दिया है और उनका ये है कि जो जो करना चाहे वो ड्रग्स के मामले में हो, चाहे वो अनाचार के मामला हो, और जिस प्रकार से गुंडागर्दी प्रदेश में चल रही है उनका संरक्षण यदि सरकार के नहीं है तो तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं होती, उनके ऊपर कार्रवाई समय रहते क्यों नहीं होती। मुख्यमंत्री की बैठक से पहले राजधानी पुलिस ने भी कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। आईजी, एसएसपी, सीएसपी, एएसपी और सभी थानेदारों की मौजूदगी में इस बैठक में नशे के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। थानेदारों की जो कुछ समस्याएं हैं या थाना में कुछ इश्यूज हैं या फोर्स की रिक्वायरमेंट है, उन सभी पे की गई। चौक चौराहों पे पुलिस दिखनी चाहिए, जैसा कि हमने बोला पहले भी, बेसिक पुलिसिंग का हिस्सा है शाम के समय में, उन सभी की समीक्षा की गई है। आने वाले समय में त्योहारी सीज़न है, किसी प्रकार से चोरी, लूट, डकैती, उस तरह की घटनाएं ना हो। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा लगातार सरकार पर आरोप लगा रही है, जिन्हें खारिज करते हुए गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भाजपा को उनका शासनकाल याद दिलाया। ताम्रध्वज साहू का दावा है कि नक्सल घटनाओं में 47% तक कमी आई है। रायपुर के प्रमुख चौक में, बिलासपुर के प्रमुख चौक में, अलग अलग शहरों में जिस प्रकार से हत्याएं हो रही हैं, 12 साल, 14 साल, 15 साल की बेटियों के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म हो रहे हैं, तो ये घटनाओं पे सरकार गंभीर नहीं है। दूसरा विषय, इनका नक्सल क्षेत्र में भी जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, सरकार से संभल नहीं रहा है। भाजपा वालों को इस पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। 15 साल किसको कहते हैं, जनता ने उनको अवसर दिया। चाहते तो 15 साल में इस छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को उखाड़ दें। माओवादी समाज के लोग मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, उनको नेटवर्क को तोड़ने में बड़ी सफलता भी पुलिस को मिल रही है और नक्सली घटनाओं में 47% की कमी आई है। मुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई बैठक में ये दावा किया गया कि राज्य में महिलाओं पर घटित कुल अपराध 2019 की तुलना में इस साल कम हुए हैं। महिला अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर सतत मॉनिटरिंग और समीक्षा का फैसला लिया गया। एसओपी बनाकर पुलिस मुख्यालय सीधे महिलाओं के विरुद्ध गंभीर अपराधों की समीक्षा करेगा। साथ ही सभी जिलों में इन अपराधों की रोकथाम के लिए विशेष जांच दल बनाए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। रायपुर पुलिस ने ड्रग्स केस में 2 बड़े बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने संभव पारक और हर्षदीप जुनेजो को गिरफ्तार किया। दोनों बिजनेसमैन पर ड्रग्स लेने और बेचने का आरोप है। संभव पारक रायपुर में कई हुक्का पार्लर चलाता है, जिसमें हुक्का के आड़ में ड्रग्स परोसा जाता है। संभव पारक क्वींस क्लब का जनरल मैनेजर भी है, जो क्वींस क्लब के संचालक का काफी करीबी है। सोशल मीडिया में संभव पारक की तस्वीर क्वींस क्लब के संचालक के साथ देखी जा सकती है। पुलिस को इन दोनों आरोपियों की लंबे वक्त से तलाश थी। इसी के साथ क्वींस क्लब की पार्टी का कनेक्शन ड्रग्स से जुड़ गया है। आगे भी इस मामले में और भी बड़ा खुलासा हो सकता है। उधर पुलिस की नोटिस के बाद हरबख्श सिंह बत्रा ने कंपनी के 8 डायरेक्टर की लिस्ट पुलिस को सौंपी है। और नशे के खिलाफ IBC 24 की मुहिम लगातार जारी है। इस बीच बड़ी बड़ी कार्रवाइयां हो रही है। 30 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ है रायपुर से। ब्राउन शुगर के साथ आरोपी तकी हुसैन को गिरफ्तार किया गया है। पुरानी बस्ती के बंधवापारा का रहने वाला ये आरोपी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। 30 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ इसे पकड़ा गया है। 30 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई है। आरोपी पुरानी बस्ती के बंधवापारा का रहने वाला है, जहां से पुलिस ने इसे पकड़ा। इसी के साथ साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन हमार पानी हमार गोट रचना के साथ।